बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज का मेरा टॉपिक फर्स्ट ईयर का लेसन नंबर 8 है। तस्वीर से भी आपको नज़र आ रहा होगा। और गुलिस्तान ऑफ सादी इसका टाइटल है। और सादी के नाम से शेख सादी, आप इसके राइटर का नाम देखें तो शेख सादी के नाम से अब ये लेसन सारा ये जिसमें आप शेख सादी के बारे में बहुत कुछ जानोगे, उनकी पैराबल्स के बारे में, उनकी किताब के बारे में। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह इस लेसन का सबसे पहले टाइटल क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद हम इस लेसन में जो कुछ डिस्कस होगा उसके बारे में कबल का रिव्यू दे के फिर मैं आगे बकायदा तो पे लेसन स्टार्ट करूँगा। द गुलिस्तान ऑफ सादी जो इसका टाइटल है, ठीक है, गुलिस्तान ऑफ सादी। देखिए ये शेख सादी की किताब है जो इनके राइटर है। शेख सादी के बारे में आपको अलखबल को तो ईरान से इनका तल्लक था। हिकमत व दानिश के ये बहुत बड़ा नाम है हिकमत दानिश में इनका। ये इनके बेताज बादशाह माने जाते हैं हिकमत व दानिश में। इनकी दानशमंदी, इनकी अक्लमंदी, इनकी हकायतें, इनकी बातें, इनके अक़वाल ज़री सिलेबस में और सिलेबस से हट के ना इनकी आप ऐसे कह लें कि शोराए आफाक इनको जो है ना अल्लाह ताला ने और इनकी इज़्ज़त में इतनी बरकत आई है। अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज़्ज़त दी, अल्लाह ताला ने इनको इतनी अक्ल अता की है, इतनी दानश्वरी अता की है। और इनके अक़वाल, इनकी जो बातें हैं वो अंग्रेज़ों ने और इसके साथ साथ जो भी कारीन थे, जो भी पढ़ने वाले थे और ख़ास तौर पे उलमा ने इनकी बड़ी तारीफ़ किया। और इनकी बातों को उन्होंने जो अंग्रेज़ों ने अपनी मजहबी किताबों के अंदर शामिल किया, इतने उन्होंने बेहतरीन अक़वाल किए हैं। इनकी बातें आलमी शोहरत रखती हैं और ऐसे है कि इनकी बातें ना सिर्फ इस ज़माने के लिए, इनकी बातें आगे ज़माने वालों के लिए भी है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 किताबें लिखी हैं जो सबसे फेमस किताबें हुई, जब सबसे मकबूल किताबें थी। एक बुस्तान के नाम से थी और दूसरी गुलिस्तान के नाम से है। अब गुलिस्तान ऑफ सादी, गुलिस्तान ऑफ सादी, सादी की जो गुलिस्तान है, ठीक है, सादी के नाम से गुलिस्तान उनकी किताब थी, उसका नाम था गुलिस्तान ऑफ सादी। अब इस गुलिस्तान ऑफ सादी में क्या है, ये गुलिस्तान ऑफ सादी फुल ऑफ पैराबल्स है। देखिए आप सबसे पहले आप याद रख लें पैराबल्स क्या होती है। पैराबल होता है हकायत होती है। हकायत क्या होती है? हकायत होता है जिसमें ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी जो कि फैंटेसी होगी, जो कि तख़यलाती कहानी होगी, जो कि एक बुनी हुई कहानी होगी, लेकिन वो कहानी किसी न किसी हकीकत को बताएगी। और ख़ास तौर पे उस कहानी का जो मॉरल लेसन होगा, जो इखलाकी सबक होगा, वो यूनिवर्सली होगा। उसमें लास्ट में कोई ना कोई आपको सबक मिलेगा। पैराबल वैसे तो आप बेशुमार कहानियाँ पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन पैराबल वो कहानी होती है, वो सारी बात होती है, वो किस्सा होता है जिसमें लास्ट में आपको कोई ना कोई इखलाकी सबक मिले। ठीक है, जिस तरह मैं अक्सर बच्चों को मिसाल देता होता हूँ कि देखिए कुत्ते की कहानी आपको पता है, जो हड्डी का टुकड़ा उसे मिलता है। आसान सी एग्जांपल दे दूँ ताकि आप उसे समझ जाए ऐसे। अब आपको पता है उसका हड्डी का टुकड़ा, आपको पता है उसका सारी स्टोरी, आपको पता है लास्ट में उसका मॉरल लेसन क्या बनता है। उसका मॉरल लेसन उसका बनता है ग्रेड इज कर्स, लालच बुरी बला है। आपने कहानी सुनी, आपको पता चला कि जो कहानी का अंजाम है वो लालच बुरी बला है। ये एक पैराबल होगी, ठीक है, एक कहानी होगी जिसमें लास्ट में आपको मॉरल लेसन मिला है। मॉरल लेसन क्या मिला है? मॉरल लेसन मिला है कि ये सारी कहानी का अंजाम जो है वो लालच बुरी बला है। इसी तरह आप किसान और उसके 4 बेटों की कहानी सुनिए, आपस में झगड़ते रहते थे। किसान उनको एक करना चाहता था, फिर लकड़ी का गट्टा उसने वगैरह। ये सारी कहानियाँ आपने एग्जाम्पल सुनी हुई हैं। अब इस सारी कहानी को सुनने के बाद लास्ट में आपने क्या लेसन अखज़ किया है, लेसन आपको क्या मिला है, मॉरल लेसन क्या मिला है? मॉरल लेसन मिला है हमें इत्फाक में बरकत है। तो ये ऐसी कहानी जिसके लास्ट में आपको कोई इखलाकी सबक मिलता है, तब वो कहानी जो होती है वो पैराबल होती है। अब शेख सादी की जो किताब है गुलिस्तान ऑफ सादी, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, अब ये गुलिस्तान ऑफ सादी जो है फुल ऑफ पैराबल्स है, हकायतों से भरी हुई है, कहानियों से भरी हुई है, किस्सों से भरी हुई है। लेकिन उनकी हर बात के लास्ट में कोई ना कोई आपको इखलाकी सबक ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई आपको उसमें मॉरल लेसन ज़रूर मिलेगा, सेंट्रल आइडिया ज़रूर मिलेगा। तो ये किताब जो है बेशुमार हकायतों पे मुश्तमिल है, बेशुमार पैराबल्स पे मुश्तमिल है। और इस किताब में जो हल्की फुल्की आपको यहाँ पे पैराबल्स नज़र आ रही है, जैसे देखो ये पैराबल नंबर 1 है, ये पैराबल नंबर 2 है,
और इसी तरह ये पैराबल नंबर 3 है, ये देखिए आप, ये 3 पैराबल आपके सिलेबस में शामिल है। आप ऐसे करें 3 कहानियाँ आपके सिलेबस में शामिल हैं, 3 स्टोरियाँ आपके सिलेबस में शामिल हैं। और ये स्टोरियाँ किसकी स्टोरियाँ हैं? ये स्टोरियाँ, ये पैराबल्स वो पैराबल्स है जो पीछे आपको बताई है। ये पैराबल्स जो गुलिस्तान ऑफ सादी के अंदर लिखी हुई हैं। आपको बताया गुलिस्तान ऑफ सादी जो शेख सादी की किताब है, ये पैराबल से भरी हुई है, लेकिन उन पैराबल्स में 3 पैराबल्स को चुना गया आपके सिलेबस के लिए कि जो पैराबल्स आपके सिलेबस में शामिल की गई हैं। ठीक है, ये 3 पैराबल्स हैं। तो ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ क्या बताएगा आपको, ये ऊपर वाला पैराग्राफ सारा ये शेख सादी का ये तारफ़ बताएंगे आपको। शेख सादी के बारे में हल्की फुल्की बातें जो मैंने आपको बताई हैं, शेख सादी का तारफ़ है, शेख सादी की इस किताब का तारफ़ है, इस किताब की कितनी अहमियत थी। इसके अलावा शेख सादी की जो अक़वाल है, शेख सादी की जो बातें हैं, गुलिस्तान ऑफ सादी जो उन्होंने किताब लिखी, इसकी कितनी अहमियत है वगैरह वगैरह, आप इसके बारे में ये सारा कुछ पढ़ेंगे आप। ठीक है, बाकी ये आपको बताया ये गुलिस्तान ऑफ सादी में जो पैराबल्स हैं उनमें से 3 पैराबल आपके सिलेबस में शामिल है। ये हो गया लेसन के टाइटल का तारफ़ है। और अब मैं आपको बता तौर पे लेसन की ट्रांसलेशन स्टार्ट करता हूँ। लेसन ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे लगातार मेरे लेक्चर को सुनते आ रहे हैं उनको पता है कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ जो ग्रीन होता है वो मेरी ट्रांसलेशन है, कि जो पास पेपर्स की बोर्ड की रिपीटेड ट्रांसलेशन होती है, सारे बोर्ड की रिपीटेड ट्रांसलेशन है। तो ये ग्रीन वाली ट्रांसलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता है 15 नंबर की ट्रांसलेशन आएगी। और जो येलो वाली है ये पंक्चुएशन के लिए 5 नंबर की पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन में आपको कामा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन साइन, इसके अलावा इन्वर्टेड कामा, कैपिटल लेटर्स, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, ये सारा कुछ आपके साइंस जो होते हैं आपने वो यूज़ करने होते हैं। लाइन आती है पंक्चुएशन में, आपने उसमें कामा, फुल स्टॉप वगैरह सारे साइन यूज़ करने होते हैं। तो ये पंक्चुएशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो येलो है, दोनों पेज पे आप देख लें। येलो वाली पंक्चुएशन के लिए इंपॉर्टेंट है और जो ग्रीन वाली है वो ट्रांसलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसलेशन जो पूरे लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है। और ये आप काइंडली इसको भी देख लें। आप लास्ट टाइम में ये मैंने रिपीट नहीं किया हुआ, ये लास्ट टाइम में ये पैराग्राफ भी रिपीट हुआ हुआ, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, पिंडी बोर्ड में नहीं रिपीट हुआ ये। ठीक है, बाकी बोर्ड में रिपीट हुआ है। अब यहाँ तक आप इस को अमाउंट ऑफ वेल्थ तक ये इसको भी आप काइंडली आप हाईलाइट कर लेना आप इसे लाजमी, क्योंकि ये पेंडिंग बोर्ड में तो नहीं लेकिन बाकी बोर्ड में ये पैराग्राफ रिपीट हुआ है। ये पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं लेसन की रीडिंग स्टार्ट करता हूँ। इसमें आपको मैं वर्ड के सिनोनिम्स बताऊँगा। जो भी आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वर्ड आप इंपॉर्टेंट है। अब जो वर्ड आपका है जो रिपीटेड है पेपर में आपको बता दूंगा। इसके अलावा बाकी जिस वर्ड की भी आपको इंग्लिश बताता जाऊँगा आप काइंडली उस वर्ड को सारा सुने। और हमेशा की तरह मैं आपको मैं यही आपको एडवाइस दूंगा कि जब भी आप सुने तो आप काइंडली इस पेज को खोल के ना सुने, यहाँ से ना सुने, क्योंकि बच्चे पिक्चर की रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है। आपको बताया 720 रेजोल्यूशन में चलाए, तस्वीर आपको साफ नज़र आएगी। दूसरा, आप अपनी बुक खोल के मेरी वॉइस को कॉपी किया करें, मेरी वॉइस को सुन के अपनी बुक से रीडिंग किया करें, जैसे टीचर क्लास के अंदर रीडिंग करवाता है। ऐसे आप रीडिंग सुन के आप अपनी बुक से उसे नोट करते रह करें। अपनी बुक अपने सामने खोल के बस वॉइस सुनते जाएं और जो जो चीज़ें आपको बता दूँगा आप उसको नोट करते जाएं साथ साथ। ठीक है, जो ग्रामर का काम इसमें इम्पोर्टेंट होगा वो बताऊँगा, वर्ड के सिनोनिम्स बताऊँगा, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको बताऊँगा, ट्रांसलेशन आपको मैंने बता दिया है, पंक्चुएशन होगी, एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए ये सारा कुछ आपको इसके साथ टाइटल आपको कवर कर दिया, हल्की फुल्की आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो मैं ट्रांसलेशन स्टार्ट करता हूँ इस लेसन की। शेख सादी वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। शेख सादी जो थे वाज अ ग्रेट अजीम स्टोरी टेलर, दास्तान गो, स्टोरी टेलर, कहानी सुनाने वाले। तो मैं ये नहीं कहता कि आप जो है उर्दू के मुश्किल अल्फाज का यूज़ करें, आपने बस ट्रांसलेट करना होता है। इसे ट्रांसलेट आपने कर दिया, आपको नंबर उसी तरह मिलेंगे। उर्दू ज़रूरी नहीं कि आप मुश्किल उर्दू लिखेंगे आप। तो शेख सादी वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर, शेख सादी एक अजीम दास्तान गो थे, कहानी सुनाने वाले थे। ही स्पीक्स टू ऑल नेशन, स्पीक्स कहते हैं एड्रेस करना, ADDRESS, एड्रेस करना, मुखातब होना। टू ऑल नेशन, सारी नेशंस, अकवाम, वो सारी अकवाम से मुखातब होते हैं, सारी अकवाम से। ये नहीं कि ईरान की अकवाम से मुखातब हो गया, उन्होंने सारी बातें ईरान के लिए लिखी हैं, नहीं, जो कौमें दुनिया के अंदर बसती हैं उन सब अकवाम के साथ मुखातब होते हैं। ये उनकी अकायतें सब अकवाम के लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए है। ही स्पीक्स टू ऑल नेशन, वो सारी अकवाम से मुखातब होते हैं। एंड इज़ परपेचुअली मॉडर्न, परपेचुअली क्यों आप अंडरलाइन कर ले, परपेचुअली क्यों मैं 2-3 वर्ड आपको मैं लिखवा रहा हूँ, 3-4 वर्ड आप काइंडली इन वर्ड्स को आप अपने लिख लें आप इसे साथ साथ।
गो के बुक पे मैंने लिखी में, लेकिन फिर भी आप इसे नोट कर लें। पहला आप देख ले, परपेचुअली होता है इटरनली, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बोर्ड का रिपीटेड वर्ड है ये, इटरनली, ETERNALLY, इटरनली। दूसरे नंबर पे आप लिख ले इनवेरिएबली, INVARIABLY। अगर आप स्किप हो जाए तो आप काइंडली वीडियो पीछे करके दोबारा से स्पेलिंग सुन लें, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप परसिस्टेंटली, PERSISTANTLY, परसिस्टेंटली। और चौथे नंबर पे है सीजलेसली, CEASE, LESSLY, सीजलेसली। परपेचुअली, इटरनली, इनवेरिएबली, परसिस्टेंटली, सीजलेसली। अब परपेचुअली होता है जो लगातार हो, हमेशा के लिए हो, आप ऑलवेज, ऐसे 5वें नंबर पे आप ऑलवेज, हमेशा, मॉडर्न, जदीद, हमेशा जदीद है। अब हमेशा जदीद कैसे हो सकते हैं? आज से वो अगर पिछली सदी में पैदा हुए थे, उससे पिछली सदी में पैदा हुए थे, तो आज जदीद कैसे? क्योंकि जो मॉरल लेसन उनकी स्टोरी के हैं वो हमेशा हर कौम के लिए मॉरल लेसन है। अब उनकी बातें, उनके अकवाल, उनकी अकायदें जदीद है। कैसे कि अगर उनकी अकायद का सबक मिलता है, इत्फाक में बरकत है, तो इत्फाक में बरकत आज से हमसे पहले लोगों के लिए भी इत्फाक में बरकत था, हमारे लिए भी इत्फाक में बरकत है। और हमसे जो बाद कौमें आएंगी, अगर वो भी इत्फाक से काम लेगी तो इत्फाक में बरकत ही होगी। तो इनकी जो बातें हैं, उनके जो मॉरल लेसन मिलते हैं, वो जदीद है, वो हर कौम के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। बात करने का मकसद ये है। तो ये सारी कवाम से मुखातब होते हैं। एंड इज परपेचुअली आपको पता है ये हमेशा मॉडर्न जदीद हैं। सेड इमर्सन, ये वर्ड इमर्सन की है। अब ये देख ले आप, इसे क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि व्हाट डज द वर्ड्स ऑफ इमर्सन अबाउट शेख सादी, अबाउट द गुलिस्तान ऑफ सादी, या अबाउट शेख सादी। इमर्सन के अल्फाज क्या थे शेख सादी के बारे में? ये पहली लाइन में आपको पता चल गया। ही थाट, उसने सोचा, वो सोचता था, ऑफ गुलिस्तान, अब गुलिस्तान के बारे में उसकी क्या व्यूज़ है? ही थाट, उसने सोचा गुलिस्तान को एज वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड। बाइबल आपको पता है ईसाइयों की मुकद्दस किताब है। अब बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड, मुकद्दस किताबों में से, यहाँ पे बाइबल जो है वो होली बुक्स के सेंस में है, मुकद्दस किताबें। अब उसने सोचा गुलिस्तान को वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की बाइबल, दुनिया की मुकद्दस किताबों में से एक किताब उसने सोचा। फार यहाँ पे अक्सर औकात फार कंजक्शन के तौर पे बिकॉज के सेंस में भी यूज़ होता है। तो फार यहाँ पे बिकॉज के सेंस में है, क्योंकि ही फाउंड, उसने पाया, इन द यूनिवर्सैलिटी ऑफ मॉरल लॉ। यूनिवर्सैलिटी होता है एप्लीकेबल टू ऑल, ऐसी बात जो सब पे यूनिवर्सल हो, जो सब आलमगीरियत हो, जो पूरे आलम के लिए हो, जो पूरी वर्ल्ड के लिए हो, वर्ल्डली आप इसे कह सकते हैं। यूनिवर्सैलिटी ऑफ मॉरल लॉ, मॉरल लॉ होता है जो कोड्स ऑफ एथिक्स होते हैं, इखलाकियात के जो कानून होते हैं, जो ज़ाब्ता हयात होता है, ज़िंदगी गुजारने के कानून होते हैं। अब गुलिस्तान ऑफ सादी में आपको ज़िंदगी गुजारने के सारे कानून मिलेंगे। आप कैसे कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हो, आप कैसे दूसरों का दिल जीत सकते हो, आप कैसे दूसरों को अपनी तरफ माइल कर सकते हो, आप के अंदर कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं आप, वगैरह वगैरह। आप दुनिया की सारी अखलाकियात जो है आप इस बुक से सीख सकते हो। इसी लाइन को मैं ट्रांसलेट दोबारा करूं तो ही थॉट ऑफ गुलिस्तान, उसने गुलिस्तान को सोचा एज वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड, बाइबल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की मुकद्दस किताबों में से एक किताब उसने सोचा। क्यों सोचा? क्योंकि उसने इस किताब के अंदर फाउंड, पाया, क्या? यूनिवर्सैलिटी ऑफ मॉरल लॉ, ज़ाब्ता हयात की आलमगीरियत पाई। पूरी दुनिया के लिए उसने ज़ाब्ता हयात पाया, पूरी दुनिया के कौमों के लिए उसने ज़ाब्ता हयात पाया कि सारी दुनिया जो इनकी इस किताब के अंदर हकायतें लिखी हुई हैं, जो इसके मॉरल लेसन है, वो सारी दुनिया के लिए है। तो ये उसने इस किताब के अंदर पाया। द गुलिस्तान ट्रांसलेटेड इन लैटिन, तो वो गुलिस्तान जो ट्रांसलेटेड, जो तर्जमा हुई थी इन लैटिन, लातीनी ज़ुबान में, एंड इंग्लिश, और इंग्लिश अंग्रेज़ी तर्जमा हुआ था, बिकेम लव फॉर द पीपल। क्योंकि जब गुलिस्तान उनको मिली तब वो लातीनी ज़ुबान में थी, तब लातीनी ज़ुबान वालों ने इसे इंग्लिश में तर्जमा किया। जब इसका इंग्लिश में तर्जमा हुआ, बिकेम लव फॉर द पीपल, बिकेम फेमस फॉर द पीपल, लोगों में मकबूल हो गई, लोगों में इसके लिए प्यार बढ़ा, लोगों में मशहूर हो गई ये किताब। इट इज़ इंटरेस्टिंग, तो ये दिलचस्प है,
टू नोट, ये नोट करना, ये देखना, डैट के इंग्लिश स्कॉलर्स, स्कॉलर्स कहते हैं जो लर्नड मैन होते हैं, जो नॉलेजेबल मैन होते हैं, जिनके पास इल्म होता है, जो उलमा होते हैं। तो ये बात दिलचस्प है, नोट करना डैट इंग्लिश स्कॉलर्स, अंग्रेज़ी उलमा जो थे, अंग्रेज़ उलमा जो थे, यूज्ड सादिस ट्रांसलेटेड पैराबल्स, यूज्ड उन्होंने इस्तेमाल की, अंग्रेज़ी उलमा ने, अंग्रेज़ उलमा ने इस्तेमाल की साद की ट्रांसलेटेड पैराबल्स, साद की ट्रांसलेट की हुई, तर्जमा की हुई जो हकायतें थी उन्होंने इस्तेमाल की इन दियर डिवाइन बुक्स, अपनी डिवाइन कहते हैं होली बुक्स, अपनी मुकद्दस किताबों में, अपनी मजहबी किताबों में उन्होंने साद की ट्रांसलेटेड जो पैराबल्स थी उन्होंने अपनी मजहबी किताबों के अंदर शामिल की कि इतनी ज़बरदस्त उनकी हकायतें थी, उनने इन हकायतों को अपनी मजहबी किताबों के अंदर शामिल किया। टिल तब इट वॉज डिस्कवर्ड, इट वॉज नोन, इट वॉज रिवील, इट वॉज लर्नड, तब ये पता चला, क्या पता चला, टू बी एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो ये जो अंग्रेजी तर्जमा हुआ है ऑफ ए लैटिन वर्जन, ये लैटिन वर्जन, लैटिन बुक जो लतीनी किताब का अंग्रेजी में तर्जमा हुआ है, ऑफ पर्शियन ओरिजिन, ओरिजिन कहते हैं स्टार्ट को, बेसिकली इसका स्टार्ट पर्शियन से हुआ था, फारसी से हुआ था। तो आप ऐसे कह लें कि जो गुलिस्तान ऑफ सादी आप देख रहे हैं, इस गुलिस्तान ऑफ सादी बेसिकली ये पर्शिया में लिखी गई थी, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, फिर पर्शियन से ये लैटिन में आई, फिर लैटिन से ये अंग्रेज़ी की तरफ चली गई, ठीक है। पर्शिया से लैटिन, लैटिन से इंग्लिश है। तो जब इंग्लिश स्कॉलर्स ने, अंग्रेज़ उलमा ने साद की ट्रांसलेटेड पैराबल्स अपनी किताबों में शामिल की, मजहबी किताबों में शामिल की, तब उन्हें पता चला कि हमारे पास जो इंग्लिश तर्जमा है, ये जो लातीनी ज़ुबान से हमने इंग्लिश तर्जमा किया था, ये बेसिकली इसका ओरिजिन, इसका जो माखज़ है वो फ़ारसी था, कि मतलब सबसे पहले इसका तर्जमा जो था, ये सबसे पहले किताब जो लिखी गई थी वो फ़ारसी में लिखी गई थी। उम्मीद है जो बातें आपको बता रहा हूँ आप समझ चुके हैं। एडवन आर्नल्ड एक और स्कॉलर था, एक और इंग्लिश राइटर था। एडवन आर्नल्ड हैज़ एप्टली डिस्क्राइब्ड, एप्टली सूटेबली, मुनासिब अंदाज में डिस्क्राइब उसने बयान किया है गुलिस्तान को, गुलिस्तान को बड़े मुनासिब अंदाज में उसने बयान किया है। इन क्यूलिनरी टर्म्स, ये क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसका आता था, हाउ डज आर्नल्ड डिस्क्राइब्ड गुलिस्तान। क्यूलिनरी टर्म, क्यूलिनरी कहते हैं रिलेटेड टू किचन, जो बावर्ची खाने के मतलब है, कि गुलिस्तान को उसने बावर्ची खाने की चीज़ों के साथ कंपेयर किया है, गुलिस्तान को उसने मिलाया तो बावर्ची खाने की चीज़ों के साथ उसने मिलाया है। टर्म्स कहते हैं सेंटेंसेस को, ठीक है। टर्म्स में उसने गुलिस्तान को उसने फ्रेजेस में, जुमलों में, जो बावर्ची खाने के जुमलों में उसने इस्तेमाल किया है। कैसे, आप ऐसे कह लें कि गुलिस्तान के बारे में उसने लिखा है क्या, कि इंटेलेक्चुअल पिलाव, इंटेलेक्चुअल विजडम वाला पिलाव, पुलाव। अब पुलाव आपको पता है ये किचन के अंदर बनता है, तो ये कहता है कि इंटेलेक्चुअल, ये दानश्वरी, ये दानशमंदी का पुलाव है, आप इसे खाओगे, ये एक ऐसा पुलाव है जिससे आपको अक्ल में इजाफा होगा, आपको अक्ल आएगी, ये एक इंटेलेक्चुअल पुलाव है, ठीक है। एक बात उसने की। दूसरी बात, लिटरेरी करी, करी कहते हैं शोरबे को, ठीक है। लिटरेरी करी, लिटरेरी कहते हैं आपको पता है, लिटरेरी अदब ज़ुबान को कहते हैं। एक अदबी करी कहते हैं शोरबा, शोरबा भी आपको पता है किचन के अंदर होता है। तो ये एक ऐसा शोरबा है जिसे आप पिएंगे तो आपको अदब आ जाएगा, आपको ज़ुबान आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी, आपकी अखलाकियात बेहतर हो जाएगी। और तीसरे नंबर पे कहते हैं अ कबाब ऑफ वर्सटाइल जीनियस, वर्सटाइल, वर्सटाइल जो इटरनल हो, वर्सटाइल जीनियस जो हमागीर, जो हमेशा के लिए, जीनियस जहानत के आलमगीरियत का, जहानत का ये कबाब है। एक ऐसा कबाब है जिसे, इस कबाब को आप खाएंगे तो आपको पूरी दुनिया की जीनियस जहानत आ जाएगी। ये पहले उसने देखो, पहले उसने क्या कि ये एक पिलाफ है, ये पुलाव है, अक्ल का पुलाव है। उसे कहता है ये शोरबा है, ठीक है। तीसरे में कहता है ये कबाब है। ये तीनों, पुलाव हो गया, करी हो गया, कबाब हो गया, पुलाव, शोरबा और कबाब, ये तीनों चीज़ें आपको पता है ये किचन की चीज़ें होती है। तो एक ऐसा पुलाव है जिससे आपको अक्ल आएगी, एक ऐसा शोरबा है जिससे आपको अदब आएगा, एक ऐसा कबाब है कि आपको दुनिया जहान की जहानत नसीब होगी। किसकी वजह से? अगर आपने गुलिस्तान ऑफ सादी को पढ़ लिया तो, अगर आपने गुलिस्तान ऑफ सादी को सारा पढ़ा है, समझ लिया है, आपने इस पर अमल किया है, तो आप इन तीनों चीज़ों के आप हकदार हो जाओगे। द रीडर्स आर श्योर,
रीडर्स जो कारीन होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, जो कारी हो, जो रीडिंग करने वाले हैं, आर श्योर उन्हें यकीन होता है टू इंजॉय दीज पैराबल्स, कि इसके अंदर जो पैराबल्स हैं उनसे इंजॉय करेंगे, उनसे लुत्फ उठाएंगे एज फूड, खुराक के तौर पे, फॉर थाट सोच, खुराक जो ख्यालात की जो खुराक है उसके तौर पे पैराबल से उन्हें इंजॉय करने का, लुत्फ उठाने का यकीन होता है। कैसे? अब सोच की खुराक कैसे होगी कि आपकी सोच अगर छोटी है, अगर आपकी सोच अगर नीची है, अगर आपकी सोच कम इल्म है, अगर आपकी सोच इतनी वसी नहीं है, तो आप क्या करें, आप इस गुलिस्तान अफसादी को एक दफ़ा रीड कर लें, तब आपकी सोच में इजाफा हो जाएगा, तब आपकी अक्ल में इजाफा हो जाएगा, तब आपकी दानश्वरी में इजाफा हो जाएगा, तब आपकी सोचने समझने की सलाहियत बदल जाएगी, तब आप वसी और नज़र हो जाएंगे। ये फूड फॉर थाट आपकी सोच की खुराक है। ये बुक आपकी सोच की खुराक है। अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया, आपकी सोच ज़बरदस्त हो जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी। ये कह रहा है कि रीडर्स जो है वो लुत्फ़ उठाते हैं, उन्हें यकीन होता है कि हम लुत्फ़ उठाएंगे, हमारी सोच वसी हो जाएगी, हमारी सोच दानश्वरी वाली हो जाएगी, हमारी सोच अक्ल आ जाएगी। तो ये कहते हैं कि जो रीडर्स थे उन्हें यकीन होता है कि हमारी सोच में इजाफा होगा। किस वक्त? जब हमने गुलिस्तान अफसादी को पढ़ लिया। तो ये उसके हल्का फुल्का तारफ़ था शेख सादी का, और इसके साथ साथ गुलिस्तान अफसादी का। ठीक है, अब इस गुलिस्तान अफसादी का आपको बताया जो इस बुक के अंदर रिपीट होती है पैराबल्स, बेशुमार पैराबल्स है, लेकिन सिर्फ आपके इस लेसन के अंदर 3 पैराबल्स उन्होंने शामिल की हुई हैं। आइए इन पैराबल्स को पढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट में इनसे क्या हमारा लेसन मिलता है। हर पैराबल के लास्ट में कोई ना कोई हमारा लेसन ज़रूर होगा। तो पहली पैराबल छोटी छोटी कहानी है। पहली कहानी लिखते हैं, वंस एक दफ़ा अ किंग, एक बादशाह, एंड अ पर्शियन स्लेव, और एक ईरानी, पर्शिया ईरान को कहते हैं, पर्शियन स्लेव और ईरानी गुलाम जो थे, बादशाह और ईरानी गुलाम वर सेलिंग इन द सेम बोट। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, बहुत दफ़ा मैं रिपीट, लास्ट टाइम भी बोर्ड में रिपीटेड पैराग्राफ है ये। तो वंस अ काइंड, एक दफ़ा, एक किंग और जो ईरानी गुलाम था, सेलिंग, सेल कहते हैं समंदर के अंदर सफ़र करना, ट्रैवलिंग होता है बाय रोड, सफ़र करना आपको। ठीक है, जो किंग था और जो इसके साथ साथ ईरानी गुलाम था, सेलिंग इन द सेम बोट, वो एक ही कश्ती में सफ़र कर रहे थे। द स्लेव हैड नेवर बीन एट सी, स्लेव जो गुलाम था, हैड नेवर बीन एट सी, वो कभी भी समंदर में नहीं पहले आया था, समंदर का सफ़र कभी नहीं किया था। एंड नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी कैलेमिटी, एंड नेवर एक्सपीरियंस्ड, और कभी उसने एक्सपीरियंस नहीं किया था, कभी उसने फेस नहीं किया था, एनी कैलेमिटी, कैलेमिटी डिज़ास्टर, कैलेमिटी ट्रबल, कभी उसने किसी मुसीबत का सामना नहीं किया था। कि समंदर के किस तरह की मुसीबतें होती हैं, इन मुसीबतों का भी उसने सामना नहीं किया था। पहला सफ़र था उसका। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द बोट वाज हिट, कश्ती को झटका लगा, बाय अ स्टार्म, एक तूफ़ान की वजह से। तो तूफ़ान की वजह से कश्ती को झटका लगा। एंड स्टार्टेड टॉसिंग, टॉस आपको पता है, टॉस करना, खिलाड़ी टॉस करते हैं जिसमें सिक्के को उछाला जाता है, फिर जो उछालने का अमल होता है वो टॉस करना होता है। अब ये टॉस करना, अब इसमें एक पॉइंट को आप उछालते हैं, पुल करते हैं, ऊपर की तरफ आप पुश करते हैं, अब रोल करते हैं। अब जैसे कश्ती को झटका लगा तूफान से, कश्ती ने टॉस करना शुरू कर दिया, कश्ती ने उछलना शुरू कर दिया। इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट, डिस्टर्बिंग, बड़ी इनकन्वीनियंट। जो इंग्लिश वर्ड बताता हूँ वो तो आप साथ साथ लाजमी नोट किया करें, आप इसको, आप लाजमी बच्चे इसको आप लिखते जाया करें इसे। इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट, बड़ी डिस्टर्बिंग सूरत हाल थी, बड़ी परेशान कुन सूरत हाल थी। फॉर द पैसेंजर्स आपको पता है मुसाफरों को कहते हैं, तो मुसाफरों के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल थी। ऑल रिमेंड क्वाइट, सारे खामोश, रिमेंड हो गए, क्वाइट खामोश हो गए, एक्सेप्ट सिवाय द स्लेव गुलाम के, हु जो इन फियर ऑफ बीइंग ड्राउंड, इन फियर खौफ में, बीइंग ड्राउंड डूब जाने के खौफ में, बिगैन उसने शुरू कर दिया, टुकराए, चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड ट्रेम्बल, ट्रेम्बल कहते हैं शिवर को, ट्रेम्बल कांपना। जो बच्चे मेरे फर्स्ट से वीडियो सुनते आ रहे हैं उनको पता है सारे वर्ड, ये ट्रेम्बल, शिवर, इनकन्वीनियंस, ये वगैरह है, सारा कुछ मैं पीछे रिपीट कर चुका हूँ। ये मैं इनके साथ साथ आपको मैं मीनिंग भी बता चुका हूँ। ये तो जो कश्ती तूफान की वजह से हिट हुई, उछलना शुरू किया, सब के लिए परेशान कुन सूरत हाल थी। अब उस जो
पैसेंजर था, जो ईरानी गुलाम था, डूबने के खौफ से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया एंड क्रिएटेड इनकन्वीनियंस डिस्टर्बेंस पैदा करना शुरू कर दी, परेशानी पैदा कर दी फॉर द अदर्स, दूसरों के लिए। सारे चुप बैठे हुए हैं, आप भी चुप करके बैठ जाओ। अब बजाय चुप करके बैठने के इसने शोर डालना शुरू कर दिया, इसे चीखना शुरू कर दिया और दूसरों के लिए परेशानी का बायस बनता गया। द अदर्स, दूसरे, ट्राइड, कोशिश की, टू पैसिफाई, पैसिफाई कहते हैं रिलीफ देना, पैसिफाई कहते हैं सेटिस्फाई करना, इत्मीनान देना, सुकून देने की कोशिश की, बाय द काइंडनेस, काइंडनेस रहमदिली के साथ सुकून देने की कोशिश की, एंड अफेक्शन और लव और प्यार के साथ, रहमदिली और प्यार के साथ उसे सुकून देने की, इत्मीनान देने की कोशिश की। बट ही डिड नॉट हियर एनीबॉडी, लेकिन उसने डिड नॉट हियर, नहीं सुना, एनीबॉडी, किसी को भी। when the uneasiness lasted, when the uneasiness disturbance, बेचैनी, lasted बढ़ी, longer मजीद बढ़ गई, जब बेचैनी मजीद बढ़ी। the king also became displeased happy, ठीक है, displeased angry, displeased vexed, vexed unhappy, displeased unhappy और vexed, offended, 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 3 वर्ड आपको बताए हैं। तो बादशाह भी, जब ये सारी सूरत हाल मजीद बढ़ी, बेचैनी बढ़ी, तो बादशाह भी नाराज़ हो गया, बादशाह भी गुस्से में आ गया। इन डैट बोट, उसी कश्ती में, देयर हैपन टू बी अ सार्जेंट, उसी कश्ती में सार्जेंट, सिपाही, सोल्जर, एक सिपाही भी बैठा हुआ था। हु सेड, जिसने कहा, विद योर परमिशन, आपकी इजाज़त हो तो, मे आई क्वाइटन हिम, क्या मैं इसे खामोश करवाऊँ? इट विल बी अ ग्रेट फेवर, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। द किंग सेड, बादशाह ने कहा। द सार्जेंट आर्डर्ड द स्लेव, सार्जेंट, सिपाही ने आर्डर, हुक्म दिया, द स्लेव, गुलाम को, टू बी थ्रोन, कैसे फेंक दे, इनटू द वाटर, पानी के अंदर, सो डैट, ताकि, ही कुड हैव एक्सपीरियंस्ड, ताकि से तजर्बा हो, द ट्रू डेंजर ऑफ लाइफ, ट्रू, सही, असल, डेंजर, खतरे का, ऑफ लाइफ, जिंदगी के असल खतरे का उसे सामना हो। जिंदगी के असल खतरे से क्या मुराद है? कश्ती में बैठा कितना महफूज है, इसे इस बात का इल्म नहीं था। शोर डालना शुरू कर दिया, बाकी खामोश है, तुम भी खामोश होकर बैठ जाओ, लेकिन इसने बेचैनी पैदा करना शुरू कर दी, चीखना शुरू कर दिया। अब इसने कहा कि इसे उठा के समंदर में फेंको, ताकि इसे पता चले कि इसे असल हकीकत का सामना हो कि खतरा किस तरफ है, क्या खतरा कश्ती के अंदर है या खतरा समंदर के अंदर है। इसलिए उसने कहा कि इसे फेंक दे, ताकि इसे जिंदगी की असल खतरे का सामना हो। टू पर्सन्स, दो जो आदमी थे, थ्रू हिम, थ्रो से थ्रू है, उन्हें फेंक दिया इन द सी, समंदर में। एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू बी ड्राउंड, जब ही वाज अबाउट तकरीबन, टू बी ड्राउंड, डूबने वाला, जब वो डूबने वाला था, दे पुल्ड हिम बैक, पुल खींचना, हिम, उसे, बैक, वापस, तो उन्होंने इसे वापस खींच लिया, टू द बोट, कश्ती में। कश्ती में जब वो डूबने के करीब था, फिर उन्होंने कश्ती में दोबारा वापस खींच लिया। एंड ही क्लंग, क्लंग कहते हैं चिमट जाना, क्लंग कहते हैं अटैच हो जाना, ठीक है, क्लंग, होल्ड, ग्रिप कर लेना। द स्टर्न, स्टर्न बैक पार्ट ऑफ अ बोट, जो कश्ती का पिछला हिस्सा होता है उसे कहते हैं। फिर वो कश्ती के पिछले हिस्से के साथ चिमट गया, बोथ ऑफ हिज हैंड्स, अपने दोनों हाथों से। देन फिर ही सैट डाउन, वो बैठ गया, एंड रिमेन्ड क्वाइट, और खामोश हो गया। दिस अपीयर्ड स्ट्रेंज, ये अपीयर्ड नजर आया, स्ट्रेंज, अजीब नजर आया, कि शख्स जो इंतहाई शोर कर रहा था, अब जब थोड़ी देर में ही जब वो समंदर के अंदर से होके आया तो चुप करके आके बैठ गया। अब ये बड़ा अजीब लगा टू द किंग, बादशाह को, हु कुड नॉट कंप्रीहेंड, कंप्रीहेंड कहते हैं अंडरस्टैंड, समझना, हु कुड नॉट कंप्रीहेंड, वो समझ नहीं सका, हु कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सका, द विजडम, अक्ल को, इन द एक्शन, उस हरकत में, टेकन बाय द सार्जेंट, जो सार्जेंट ने, जो सोल्जर ने अभी की थी, उस हरकत में वो इस जो विजडम थी, जो अक्ल थी, उसे नहीं समझ सका। एंड ही आस्क्ड फॉर इट, आस्क्ड फॉर, डिमांड करना, मुतालबा करना, पूछना इसने, तो उसने इसे पूछा कि इसमें क्या अक्ल थी, पहले तो बड़ा शोर कर रहा था,
फिर अचानक से आके चुप करके बैठ गया। द सार्जेंट रिप्लाइड। अब सार्जेंट का जो रिप्लाई था वही इस पैराबल का मॉरल लेसन भी है। बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस्ड, बिफोर पहले, ही हैड एक्सपीरियंस तजर्बा होने से पहले, द डेंजर खतरे का, ऑफ बीइंग ड्राउंड डूबने के, तो डूब जाने के खतरे का तजर्बा होने से पहले, ही न्यू नॉट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोट, वो नहीं जानता था अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोट, कश्ती की हिफाजत के बारे में वो नहीं जानता था। अब क्या कि डूबने के खतरा, डूब रहा, उसने कश्ती के अंदर डूबना है या कश्ती के बाहर डूबना है। जब डूबने के खतरे का तजर्बा ऐसे हुआ तब उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ही न्यू नॉट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोट, उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो कश्ती के अंदर कितना महफूज है। बिल्कुल इसी तरह अ मैन डज नॉट रियलाइज, एक आदमी रियलाइज नहीं करता, एक आदमी डज नॉट नो, नहीं जानता, द वर्थ ऑफ सेफ्टी, हिफाजत की कदर नहीं जानता, फ्रॉम द मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून बैड लक, बदकिस्मती से इंसान हिफाजत की कदर नहीं जानता, अनटिल जब तक ही हैज टेस्टेड इट, तब तक कि उसे टेस्ट ना करे। अब बदकिस्मती से इंसान कितना महफूज होता है उसे इस बात का पता नहीं होता, लेकिन जब किसी परेशानी से गुजर के आता है तब उसे सारी बातों का अंदाजा, अनटिल जब तक ही हैज टेस्टेड इट, जब तक वो उसे चख ना ले इसे। अब कितना महफूज है कश्ती के अंदर उसे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब एक मुसीबत से गुजर के आया तब उसे अंदाज़ा हुआ है कि मैं अंदर महफूज था या बाहर महफूज था। बड़ी खूबसूरत पैराबल है उनकी, बड़ा खूबसूरत उनका लास्ट में लेसन भी है। तो इट इज़ रिलेटेड पैराबल नंबर 2, यहाँ तक तो एक पैराबल है। दूसरी पैराबल नंबर 2, इट इज़ रिलेटेड, तो ये रिलेट किया जाता है, ये बयान किया जाता है, ये इनकाउंटेड किया जाता है, ये एक्सपीरियंस है, ये बताया जाता है, डैट इट इज़ सेड, आप कह लें, ये बताया जाता है, ये कहा जाता है, डैट के वाइल अ डियर वाज बीइंग रोस्टेड, एक डियर रोस्ट किया जा रहा था, भुना जा रहा था, फॉर नौशरवान, नौशरवान के लिए। हु वाज नौशरवान? अ किंग ऑफ पर्शिया, लिखा हुआ सार नौशरवान, ये इस पे क्वेश्चन भी आता रहता है। अ किंग ऑफ पर्शिया, ईरान का किंग था, फेमस फॉर इज जस्टिस, फेमस मशहूर था फॉर इज जस्टिस, अपने इंसाफ के लिए। तो क्वेश्चन आता था हु वाज नौशरवान? अ किंग ऑफ पर्शिया फेमस फॉर इज जस्टिस, पर्शिया का एक किंग था और अपने जस्टिस इंसाफ के लिए मशहूर था। अब क्या कि एक किंग ऑफ पर्शिया, नौशरवान जो ईरान का बादशाह था, ये देखिए आप, नौशरवान ईरान का जो बादशाह है उसके लिए ये किंग ऑफ पर्शिया, ईरान का बादशाह, फेमस फॉर हिज जस्टिस, अपने इंसाफ के लिए जो मशहूर था नौशरवान, उसके लिए एक हिरन को भुना जा रहा था। नो साल्ट कुड बी फाउंड, साल्ट नमक नहीं मिला, फाउंड मिला। अब जब नौशरवान के लिए, जो ईरान का किंग था, अपने इंसाफ के लिए मशहूर था, जब उस नौशरवान के लिए हिरन को भुना जा रहा था तो नमक ना मिला। अब बॉय वाज सेंट, एक लड़के को भेजा गया, टू विलेज, टू अ विलेज, एक गांव में भेजा गया, टू ब्रिंग सम साल्ट, शायद पास विलेज था तो उस विलेज में भेजा गया, टू ब्रिंग सम साल्ट, कि उस विलेज में जाओ और जाके थोड़ा सा नमक ले आओ। द बॉय ब्राट, ब्रिंग से ब्राट है, लड़का ले आया, इट इसे एंड प्रेजेंटेड इट टू द किंग, और बादशाह को उसने प्रेजेंट कर दिया। बादशाह को प्रेजेंट करना, पेश करना होता है, इसी को प्रेजेंट को प्रेजेंट भी कहते हैं। प्रेजेंट से बस आपके ये प्रोनाउंस करने का चक्कर है सारा, प्रेजेंट है तो हाजिर हो गया, प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट तो ये पेश करना हो गया। इसी तरह प्रेजेंट तोहफे को भी कहते हैं। अब यहाँ पे प्रेजेंटेड है, PRE, प्री, फिर जेड की साउंड आएगा एस में, प्रेजेंटेड इट टू द किंग, तो इसे बादशाह को पेश कर दिया। एंड आस्क्ड, और पूछा, वेदर ही हैड पेड फॉर इट, जब उस बच्चे ने बादशाह को नमक पेश किया तो बादशाह ने पूछा, क्या तुम नमक की अदायगी करके आए हो? अब इस बच्चे का रिप्लाई था नो, नहीं। सेड द बॉय, लड़के ने कहा, नहीं। पे फॉर द साल्ट, जाओ और साल्ट को पे करके आओ, साल्ट की कीमत अदायगी करके आओ। सेड द किंग, बादशाह ने कहा, लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, इट शुड बिकम अ कस्टम, कि ये एक रिवाज बन जाए। अच्छा, आप यहाँ पे नोट कर ले, आप ग्रामर के हिसाब से लेस्ट और शुड का इस्तेमाल, अब ये ठीक है। अब लेस्ट जिस जगह पे भी आएगा इसके साथ शुड लाजमी आएगा, ये बात आप लाजमी याद रख ले। जैसे देखिए, मैं एक सेंटेंस आपको बताता हूँ, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, आप 3 बातें याद रख ले। लेस्ट एक नंबर पे, ये देखिए आप, लेस्ट एक नंबर पे,
ठीक है। जिस जगह पे लेस्ट आएगा उसके साथ लाजमी शुड आएगा, जिस जगह पे शुड आएगा उसके साथ लाजमी फर्स्ट वर्ब आएगा। ये तीन चीज़ें आप याद रख लें, पेपर में, एमसीक्यूज में और ग्रामर में रिपीट होता रहता है ये वाला सारा। लेस्ट इट शुड बिकम कस्टम, क्या लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। अब अगर शुड होगा तो लेस्ट की यहाँ पे आपको ब्लैंक आएगी। अब अगर एक लाइन है आपके पेपर में रिपीट हुई है ग्रामर में, तो लेस्ट लिखा हुआ तो यहाँ पे शुड की जगह पे ब्लैंक है, शुड नहीं लिखा हुआ आएगा। ऐसे लेस्ट इट डैश बिकम अ हैबिट, तो क्या होगा, शुड है, मे है, माइट है वगैरह के वर्ड है, तो आपको पता है लेस्ट की जगह पे लेस्ट के आगे शुड आएगा। यहाँ फिर ब्लैंक आ जाती है इसके आगे बिकम के, यहाँ पे बिकम की जगह पे लेस्ट इट शुड डैश अ कस्टम। अब बिकम है तो बिकम है, बिकैम है, बिकमिंग है, इस तरह की आपको पता है शुड के आगे हमेशा फर्स्ट वर्ब है, ठीक है। लेस्ट और शुड लाजमी आते होते हैं, जिस जगह पे लेस्ट होगा उसके साथ शुड लाजमी आएगा और आगे उसके बाद जो वर्ब लगेगा वो फर्स्ट होगा। ये आपको बात लाजमी पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो ग्रामर का यूज था उसके बताने के बाद तर्जमा इसका, लेस्ट का मतलब आपको पता है कहीं ऐसा ना हो, बिकम अ कस्टम, बिकम अ हैबिट, बिकम अ रूल, कि ये एक रूल बन जाए, ये एक आदत बन जाए। एंड द विलेज बी रोइंड, रोइंड कहते हैं रैक, WRECK, रैक, तबाह हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि गांव जो है तबाह हो जाए। जाओ नमक की अदायगी करो, कहीं ऐसा ना हो कि एक रवाज बन जाए और गांव तबाह हो जाए। हैविंग बीन आस्क्ड, पूछा गया, व्हाट हार्म, हार्म नुकसान, क्या नुकसान, कुड अराइज उठ सकता था, फ्रॉम सच अ ट्रिफलिंग डिमांड। ट्रिफलिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रिफलिंग कहते हैं स्मॉल को, ट्रिफलिंग कहते हैं ऑर्डिनरी को, ट्रिफलिंग कहते हैं स्लाइट सी, लाइट सी, लिमिटेड सी, थोड़ी सी डिमांड, हमने थोड़ा सा तो नमक लेके आए हैं, तो क्या नुकसान हो सकता था इससे, इस थोड़ी सी डिमांड से, थोड़ी सी मांग से क्या नुकसान हो सकता था, ये पूछा गया। द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन, अब ये किंग का जो रिप्लाई है बड़ा मजे का, अगर समझ आए तो। द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन, फाउंडेशन कहते हैं बुनियाद को, कोई भी घर है तो उसकी पहले बुनियाद रखी जाती है, अगर बुनियाद उसकी मजबूत नहीं होगी तो पूरी की पूरी बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती उसके ऊपर। बुनियाद अच्छी होगी, आपने अक्सर बिल्डिंग देखी होगी ज़मीन के अंदर चली जाती हैं क्योंकि उनकी बुनियाद अच्छी नहीं होती। अब ये कहता है बुनियाद, बेस जो है इसकी, फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन के लिए आप 2-3 वर्ड लाजमी लिख ले ताकि आपको बताता चलूँ कि आगे जब भी रिपीट होंगे आपको मैंने लिखवाए होंगे। ऑपरेशन कहते हैं जुल्म को, ऑपरेशन कहते हैं क्रूएल्टी को, CRUELTY, CRUELTY, क्रूएल्टी। टायरनी है, TYRANNY, टायरनी, TYRANNY, टायरनी। ब्रूटैलिटी है, BRUTATILITY, ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी तशद्दुद, जुल्म। वो कहता है जुल्म की जो बुनियाद होती है, फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन, जुल्म की बुनियाद वाज स्मॉल इन द वर्ल्ड, ये दुनिया के अंदर थोड़ी होती है। सेड द किंग, बादशाह ने कहा, हूएवर इज लार्ज, जिस जो भी इसे बढ़ाता है, जुल्म की बुनियाद थोड़ी होती है। अब देखो एक रवाज, गलत रवाज आप रख के गए हो, गलत रवाज रख के गए हो, अब जो आएगा अब उस रवाज को उसने कंटिन्यू करना है, उस रवाज में ना जाने कितने और गलत रसूम ऐड हो जाएंगे, कितने गलत रवाज ऐड हो जाएंगे। सबसे पहली गलती उसकी है जिसने ये रवाज बनाया था, उस पे सारा गुनाह आएगा। हूएवर इन लार्ज, जो कोई भी इसे बढ़ाता है, सो डैट, इतना के, इट रीच इट्स प्रेजेंट मैग्नीट्यूड, प्रेजेंट मौजूदा, मैग्नीट्यूड साइज, हजम, अपनी जिसामत को पहुंच जाता है, इज एट फॉल्ट, उसकी गलती है जी, उसका फॉल्ट है। देखे ना, आपको मिसाल है, एक रस्म बना के गया है जहेज की, मिसाल देते हैं आप इसे, जहेज की रस्म बना के गए हैं कोई भी। अब रस्म देखा जाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रस्म उनकी, अब उन्होंने कहा जो हस्बे आपको तौफीक को आप उसे दें, लेकिन गलत रसूमात जो हिंदुओं से मैं मुंतकिल ली, फलां 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 चीज़ें ऐड करना, फिर उसके बाद बाइक, फिर उसके बाद गाड़ी, या बेशुमार चीज़ें गलत, जिसने सबसे पहला गलत अकीदा रखा, गलती उसकी है। अब इसने गलत अकीदा रख के गया, फिर उसके बाद इससे अगले बंदे आए, उन्होंने कहा जी 2 चीज़ें चाहिए, फिर उससे अगले बंदे आए, उन्होंने कहा जी 3 चीज़ें चाहिए, फिर उससे अगले आए, उन्होंने कहा जी 4 चीज़ें चाहिए हमें। अब ये देखें, अब पहले की बुनियाद कितनी थी, अब उसके बाद 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, बढ़ते 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 जुल्म अपनी इंतहा को पहुँच जाता है। ये बात वो समझा रहे हैं कि जुल्म की बुनियाद हमेशा थोड़ी होती है, लेकिन जो भी इसे बढ़ाता है, इतना बढ़ाता है कि वो अपने साइज, अपने हजम,
अपनी जिसामत तक पहुंच जाता है तो उसकी गलती है सारी, जिसने इसे बढ़ाया था। इफ़ द किंग ईट्स वन एप्पल, उसकी मिसाल आगे और देते हैं, अगर बादशाह जो है ईट्स वन एप्पल, एक सेब खाता है, फ्रॉम द गार्डन, बाग से, ऑफ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहते हैं मैस पीपल, लोग, रिया जो होती है, अब अपने लोगों के बाग से, अपनी रिया के बाग से एक सेब खाता है तो हिज स्लेव्स विल पुल डाउन, तो उसके जो गुलाम है पुल डाउन, वो गिरा देंगे द होल ट्री, पूरे दरख्त को। अब मिसाल आप देखें, एक बाग से, किसान के बाग से बादशाह का काफिले का गुजर हो रहा है। अब बादशाह सबसे आगे है, उससे पीछे बेशुमार उसके स्लेव जो उससे पीछे पीछे आ रहे हैं। बादशाह को भूख लगी, उन्होंने इस दरख्त से एक सेब उतार के खाया। अब ये बादशाह एक सेब खा के तो गुजर गया, लेकिन जो आदत इसने डाली उससे पीछे जो गुलाम आएंगे, अब एक 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 सेब करते करते उसका दरख्त ही बेचारे का गिरा के चले जाएंगे। अब ये है, नमक तो थोड़ा सा मांगा था, अब थोड़ा 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 आपने थोड़ा नमक मांगा, अब पूरी क्लास थोड़ा थोड़ा करके हर बच्चा एक थोड़ा थोड़ा नमक लेते जाए ना, तो उस बेचारे का पूरा डिब्बा ही खाली हो जाएगा। एक सेब खाया बादशाह ने, पीछे गुलाम जो है एक एक सेब खाते 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 आखिर में बात जब आई, देखा सेब नहीं दे, तो पीछे गुलामों ने दरख्त ही पूरा गिरा दिया उसका, कि शायद कोई सेब मिल जाए इसे। ये जुल्म की बुनियाद गलत डाली, जिसने एक सेब क्यों खाया उसका। जुल्म की बुनियाद हमेशा थोड़ी सी स्टार्ट होती है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उसका जो साइज होता है वो बढ़ता ही जाता है। एक मिसाल, फिर दूसरी मिसाल देते हैं, फॉर 5 एग्स, 5 अंडों के लिए, विच द किंग अलाउज, जो बादशाह अलाउ करता है, बादशाह परमिट करता है, बादशाह लेट करता है, इजाज़त देता है, टू बी टेकन बाय फोर्स। अच्छा 5 अंडे चाहिए, टू बी टेकन बाय फोर्स, जाके फोर्सली ले लो, मजबूर हो के ले लो, ज़बरदस्ती ले लो उससे। अब किंग ने अलाउ किया 5 अंडों के लिए, जाओ और 5 अंडे उसकी ज़बरदस्ती लेके आ जाओ। अब अगले बंदे जिसको इख्तियार मिला 5 अंडे लेने का, अब उसका हाल देखे, द पीपल बिलोंगिंग टू हिज आर्मी, वो लोग जो बिलोंग करते हैं, जो तलक रखते हैं हिज आर्मी, उसकी आर्मी से, उसकी हुकूमत से, उसकी फौज से जो तलक रखते हैं, विल पुट 1000 फाउल्स, पुट चढ़ा देंगे, 1000 हज़ारों फाउल्स, चूजे चढ़ा देंगे, ऑन द स्पिट, स्पिट कहते हैं जो आयरन स्लाइड होती है, जो सीख होती है, जहाँ पे अक्सर औकात ये जो बारबेक्यू वगैरह लगाए जाते हैं। तो कहता है अब उसने 5 अंडे कहा था, जाके ज़बरदस्ती लेके आओ। अब उसकी जो आर्मी के लोग थे, उसकी जो फौज के लोग थे, उन्होंने हज़ारों मुर्गियाँ चढ़ा दी। बादशाह को खाक पता है 5 अंडे उन्होंने किए। अब बादशाह को हुक्म है जी जनाब 5 अंडे के साथ एक मुर्गी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, करते करते हज़ारों मुर्गियाँ उस बेचारे की ज़ाया हो जाएगी। अब 5 अंडे ज़बरदस्ती लेने का हुक्म दिया, लेकिन उसकी जो आर्मी के लोग हैं, जो उसकी फौज के लोग हैं, वो हज़ारों मुर्गियाँ चढ़ा देंगे सीखों पे। अ टायरेंट डज नॉट रिमेन इन द वर्ल्ड, ये इसका मॉरल लेसन बड़ा ज़बरदस्त है। अ टायरेंट, टायरनी जुल्म से है, टायरेंट जालिम हो गया, डज नॉट रिमेन इन द वर्ल्ड, वो इस दुनिया में बाकी नहीं रहता। जुल्म करने वाला इस दुनिया में बाकी नहीं रहता, बढ़ता कर्स, लेकिन उस पर जो बैड वर्ड्स होते हैं, जो लानत उस पर होती है, अबाइड्स, अबाइड्स लिव्स फॉर एवर, हमेशा, फॉर एवर ऑलवेज, तो उस पर जो कर्स होती है, उस पर जो लानत होती है, वो हमेशा रहती है। जुल्म करने वाला तो खुद जुल्म करके निकल जाता है, लेकिन उस पर जो बद्दुआएं होती हैं वो उस पर हमेशा रहती हैं। अब ये पैराबल नंबर 2, इन्हीं पैराबल्स की बिना पे उन्हें हिकमत व दानिश का बेताज बादशाह माना जाता है। यहाँ तक तो इनकी 2 पैराबल्स ख़त्म हुई हैं, बाकी तीसरी पैराबल दोनों पैराबल से भी बड़ी मज़े की है, ज़बरदस्त पैराबल है। दोनों पैराबल से उनकी जो कहानी है वो ज़बरदस्त है, लेकिन आपको बताया वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। यहाँ तक आपको जो पढ़ाया है वो यहाँ तक, ये पैराबल नंबर 2 है, बाकी जो तीसरी पैराबल है वो इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में है। यहाँ तक इतना ही, इजाज़त दे, ज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।